हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र कटारिया एंड बेटा आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो यू ऑलरेडी नो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च अ चैनल, राइट? एंड कल हमने बॉटनी का लेक्चर भी अपलोड किया था। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। तो बेटा आज का जो लेक्चर है दैट विल बी फॉर फिजिक्स, राइट? एंड जैसा कि मैंने आपको इनिशियल लॉन्चिंग वीडियो में ही बता दिया था कि आई विल बी फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम। मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा सिस्टम फॉलो करे जो आपकी एकेडमिक्स को, आपकी पढ़ाई को एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे लेकर के जाए, सो दैट वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स, राइट? तो उसी की शुरुआत करने के लिए बेटा व्हाट आई पर्सनली हैव डन इज आई हैव चोजन काइनेमेटिक्स, राइट? बिकॉज व्हाट आई फील एज अ फिजिक्स टीचर इज कि अगर हमें काइनेमेटिक्स समझ आती है तो फिर हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ आएगा, वो समझ आएगा तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, करेक्ट? तो हम अपना फोकस पहले इनिशियली काइनेमेटिक्स पे रखेंगे। काइनेमेटिक्स में भी हम बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, जो जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं या जिनका हमें लगता है कि एग्जामिनेशंस में कॉन्स्टेंटली रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। Clear beta? So this is how we will start this particular academic journey of yours in physics. So I would request everybody to stay tuned with me. And before beginning the lecture, बेटा मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। As a teacher I am saying. So as a student, अगर आप सुन रहे हो तो what I feel is कि you must note it down. You must take care of it. अच्छे से ध्यान रखना इन बात का। पहली चीज कि बेटा जब आप इस वीडियो को देखने वाले हो तो you please take your notes copy and a pen in hand. राइट मतलब इसे आप प्रॉपरली पढ़ाई की तरह, एक प्रॉपर रेगुलर क्लास की तरह अटेंड करोगे। आप मेरे साथ साथ चलोगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे। जहां जहां लगेगा कि हां ये कंटेंट शायद मैं नहीं समझ पाया, दोबारा देखने की जरूरत है, आप वीडियो को पॉज करोगे, दोबारा से उसे देखोगे, समझोगे और जब समझ आएगा तो फिर वीडियो को आगे लेकर के जाओगे। अच्छा, इसके अलावा जहां जहां मैं एग्जांपल्स लूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं और एग्जांपल ले रहा हूं, कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं और एग्जांपल ले रहा हूं, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। हाँ, इस चैप्टर के ये 10 कॉन्सेप्ट में आ गए, मतलब ये 10 काम की चीज है, करेक्ट? तो जहां जहां मैं एग्जांपल दूंगा वहां पे आप वीडियो को पॉज करोगे, पहले खुद से उसे ट्राई करने की कोशिश करोगे विद व्हाट ऑल नॉलेज यू हैव, और वंस यू हैव डन इट उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखो। फिर देखो आपने किस स्टेप में गलती की, और बेटा जिस स्टेप पे गलती की ना उसको हाईलाइट कर लेना। बिकॉज हमें सीखना है सिर्फ गलतियों से। हमें यह चेक करना है कि कहां कहां हम लैग कर रहे हैं, कहां कहां हमारी प्रिपरेशन में लूप होल्स है और उन्हें कैसे फिल करना है। मैंने YouTube का जो लॉन्चिंग वीडियो था उसमें भी बताया था कि बेटा हम सिर्फ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम इज टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, है ना? एक बेसिकली आई वुड से फाइनल ब्रशिंग अप, करेक्ट? तो उसके लिए जब आप देखोगे तो बहुत चीजें हो सकती है जो आपको नहीं पता हो, तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा अपना बुक से, स्टडी मटेरियल से, वेरेवर यू फील इज द राइट प्लेस टू डू दैट, करेक्ट? तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड, फ्रॉम माय एंड, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो कि सर ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि इसके 4 सवाल और आप दे दो, या मुझे लगता है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप ऐसी चीजें और बता दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बस मुझे पलता चलना चाहिए, राइट? मुझे पता लगना चाहिए। क्लियर बेटा? So this was the intro part and now I will start with the class, है ना? Without taking any more time. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है that is kinematics and उसके अंदर भी हम स्पेसिफिकली आज की क्लास में फोकस करेंगे मोशन इन 1D के पार्ट 1 के ऊपर। तो बेटा एज फार एज मोशन इन 1D पार्ट 1 इज कंसर्न, राइट, पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि बेसिकली मोशन होता क्या है। बिकॉज काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, कि अगर एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कि भाई उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसने कितना एक्सेलरेशन से मूव किया, क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो की, मतलब मोशन रिलेटेड जितना का जितना एनालिसिस करना है, बिना ये जाने की कॉज ऑफ मोशन क्या है, वो सब का सब किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा बेटा, करेक्ट? हाँ, अगर मैं कॉज ऑफ मोशन की बात करने लगा, भाई मैंने कहा कि एप्पल गिरता है, तो मैं अगर बोलता हूं कि एप्पल जब गिर रहा है तब उसका वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तब तक तो काइनेमेटिक्स है। पर मैंने अगर बोला कि भाई एप्पल क्यों गिर रहा है, राइट, जब मैं ग्रेविटी की बात कर लूंगा तो किसमें चला जाएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहले समझ लेते हैं कि ये मोशन है क्या, राइट? दिख रहा है ना तुमको, ये समझाएगा, ठीक? तो हमने कहा मोशन समझने के लिए एक काम करते हैं, कुछ चीजें रख लेते हैं यहां पे, ठीक? इसको भी देखेंगे धीरे धीरे। हमने कहा मोशन का मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स और अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई देती है,
तो हम कह देंगे कि वो बॉडी किसके अंदर है, मोशन के अंदर। और अगर नहीं चेंज होती दिखाई तो नहीं है मोशन में, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे आप खुद सोचो, अभी मान लो आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, मैं यहीं का यहीं हूं, ठीक, तो जब तक मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करूं, अगर मैं यहां से उठ के यहां आऊंगा तभी तो आप बोलोगे ना मैंने मूव किया। अगर मैं यहीं खड़ा हूं, यहीं खड़ा रहूंगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर तो मूव ही नहीं कर रहे, करेक्ट, यानी कि मैं मोशन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है। बात समझ आती है? यानी कि एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर जिसे आप पढ़ रहे हो, जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तब तो वो मोशन में है, नहीं होती है तो मोशन में नहीं है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? कि भाई मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म है, मतलब डिपेंड किस पे कर गया, ऑब्जर्वर पे कर गया, ऑब्जर्वर पे। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा। मैं यहां पे हूं, अभी तुम मुझे ऑब्जर्व करो, मैं खड़ा हूं, तुम क्या बोलोगे कि सर तो मोशन में नहीं है। मान ली तुम्हारी बात सही बोलो, बढ़िया। इसी की जगह मान लो अगर कोई मार्स पे बैठा होता, मुझे नहीं पता कैसे पहुंच गया, ठीक, ऑब्वियसली बात है नहीं पहुंचे, मान लो पहुंच गया, तो वो अगर मैं उससे पूछूं कि मैं मोशन में हूं कि नहीं, तो वो क्या बोलेगा, हाँ सर तो मूव कर रहे हैं, सर तो अर्थ के साथ साथ घूम कर, राइट। यानी कि उसके रेस्पेक्ट में मोशन हूं, बात उसकी भी सही है, और तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट बात तुम्हारी भी सही है। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर मुझे अलग अलग स्टेट में बता रहे हैं, बात दोनों की सही है। क्यों? क्योंकि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो हमने कहा कि मान लो ये आपके पास एक बस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, राइट, एक बस है, और ये हमारा एक कोई बच्चा है, वो पीछे छूट गया, ठीक, बस दे रखी है, करेक्ट। हमने कहा कि भाई बस के अंदर एक अंकल बैठे हैं, एक आंटी बैठी है, और ये पता नहीं कौन है, और एक छोटा सा बच्चा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, हंस क्यों रहा है, छोड़ दो यार, ठीक। तो ये बस थी, ठीक, ये यहां पे खड़ा था, ये भी हंस रहा है बिना बात के, ऐसे ही चलती दुनिया। तो हमने क्या कहा कि भैया ये बस के अंदर बैठे थे, अब हमने क्या किया, बस को क्या कर दिया, बस को चला दिया, बस को चला दिया। अब जैसे ही बस चलने लगी, जैसे ही बस चलने लगी, तो मैंने क्या किया, दो लोगों से पूछा, एक तो ये हंसते हुए बच्चे से पूछा, ये जो स्माइल कर रहा है रेड टी शर्ट वाला, कि भाई ये बताओ तुम्हारे रेस्पेक्ट में आंटी कहां जा रही है। वो बोला आंटी कहीं नहीं जा रही, हमेशा मेरे से अगली सीट पे बैठी रहती है। मतलब ये कि इसके रेस्पेक्ट में जब ये रेड टी शर्ट वाले बच्चे से पूछ रहे हो, तो कह रहा है कि आंटी वही की वही है, यानी कि वो कहां पर है, रेस्ट पर है। बट जब मैंने इस बच्चे से पूछा, ये अच्छा लग रहा है बच्चा, इससे पूछा कि बेटा बताओ आंटी कहां जा रही है, कह रहा आंटी तो दूर जा रही है। समझ गए? मतलब वो आगे की तरफ मूव करती जा रही है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये क्या है, मोशन में। समझ गए? मतलब इसके रेस्पेक्ट में आंटी मोशन में है, और रेड टी शर्ट वाले बच्चे के रेस्पेक्ट में आंटी रेस्ट पर है। मैं बस यही बताना चाह रहा था बेटा। क्यों मैं बताना चाह रहा हूं ना, क्यों मैंने इतना एनर्जी इसमें दे दिया, बिकॉज आई नो मोशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, जब तक वो नहीं क्लियर होगी, हम उसके आगे के एनालिसिस पे नहीं जा सकते। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ज्यादातर बच्चों को क्लियर होता है, बट फिर भी मैंने एक ब्रशअप करा दिया कि चलो ठीक है, डन कर देते हैं, दिल बड़ा बहुत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते बेटा, पॉज करके समझ लेना, अगर कोई भी चैलेंज हो तो, दिक्कत हो तो बता देना, ठीक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा ना कॉन्सेप्ट उठाना शुरू कर देंगे, बस अब ज्यादा एनर्जी नहीं करेंगे। अब जो ये वाली स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, से मान लो तुम, मैं पूरे के पूरे मोशन इन 1D को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। मैं पहला पार्ट उठा रहा हूं जहां पर आपको वेरिएबल पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वेरिएबल का मतलब जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो। कुल मिलाकर के मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी मेरे पास मान लो पोजीशन है, ठीक, वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है, अगर ये तीनों के तीनों कभी आपको फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब जो टाइम के साथ साथ चेंज होने लग जाए, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, और उन्हें कैसे डील करना है, तो उसका पूरा फ्लो चार्ट मैं समझाने जा रहा हूं। प्लीज पेन रखो साइड में, आराम से पहले सुनना, उसके बाद नोट करना कॉपी करके, पॉज करके। तो बोले ठीक है सर स्टार्ट करो। मैंने ठीक है कर देते हैं। क्या है भाई, पोजीशन की अगर बात करें, लेट से कि मैंने किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन ले ली, फंक्शन ऑफ टाइम जो कुछ भी दे रखा था, बोले ठीक है सर लिख दो आप। मैंने कहा लिख दिया। क्या है भाई, ये पोजीशन अगर मेरे पास दे रखी है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि अगर मैं लिख दूं डी आर वेक्टर बाय डी टी, तो बेटा ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट? मैं पहले से ही वेक्टर लगा रहा हूं, ऑल्दो हम 1D बोल रहे हैं, बट मैं क्या करना चाह रहा हूं, 1D 2D को क्लब कर दे रहा हूं यहीं पे, क्योंकि दोनों में सच में कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि 2D में आई जे के कैप में चीजें आएंगी और इसमें नहीं आएंगी। करेक्ट? तो हम एक लेवल आगे ले जाकर के कर रहे हैं काम। ठीक, स्टे विद मी, समझ आ जाएगा। तो हमने कहा डी आर बाई डी टी वैक्टर जो होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। ये आप भी बोलोगे और ये मैं भी बोल रहा हूं। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि हाँ भाई डी आर बाई डी टी क्या चीज है, आपने बोल दिया वेलोसिटी, में बोलूंगा नहीं है। बोलोगे क्या है सर फिर? मैंने कहा ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है।
अब आप बोलोगे सर ये कौन सी टर्म आ गई फिर इंस्टेंटेनियस? अरे नाम से पता चल रहा है, इंस्टेंटेनियस, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक गिवन टाइम पे। तो बोलेगे सर इसमें और बाकी चीजों में क्या फर्क है? फर्क ये है बेटा, जब कोई मुझे बोले कि भाई सुबह 10 बजे क्या हो रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस, सुबह 10 एक टाइम दे दिया, बट बोलता है सुबह 10 से शाम को 5 तक क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल, मतलब क्या बात हो गई, एक एवरेज की बात कर रहा है। तो यहां जो ये आपने लिखा है dr/dt, ये आपने लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बच्चे फंसते हैं, गलत आंसर करके आते हैं, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसमें एक स्टेटमेंट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, रॉन्ग आंसर, इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट, दैट इज एक्यूरेट स्टेटमेंट आई वुड से। क्लियर हो गई मेरी बात बेटा? तो अगर इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी लिखा है तो इंस्टेंटेनियस वन इज करेक्ट। अच्छा, तो ये बात तो समझ आ गई कि सर ठीक है, आप बार बार बोल रहे हो तो इंस्टेंटेनियस समझ आ गया। इंस्टेंट मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, करेक्ट। तो बोले कि फिर एवरेज कैसे निकालूं मैं? मैंने कहा ठीक है, वो भी समझा देता हूं, उसमें क्या बेटा, जब एवरेज निकालना होता है ना किसी भी चीज का, तो ये जो डी जैसा चीज दिखाई देती है ना, उसको कर दो डेल्टा, यानी ये बन जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा का क्या मतलब है? अरे डेल्टा का मतलब है चेंज। चेंज बेटा, चेंज जो है ना वो दुनिया में होते रहना चाहिए, नहीं तो लाइफ और जीवन दोनों व्यर्थ है। तो देखो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब कभी भी मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए बेटा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं कैसे लिख दूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बेटा दिमाग में ये फॉर्मूले फिट होने चाहिए। मैं कह रहा हूं आधा बच्चा ये फॉर्मूला जानते हुए भी गलत करता है, क्योंकि फ्लो चार्ट क्लियर नहीं है ब्रेन में। अरे नहीं है, बता रहा हूं, कर लो, फ्लो चार्ट क्लियर कर लो। तो मैंने बोल दिया वी इंस्टेंटेनियस dr/dt, वी एवरेज आ गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन डेल्टा टी। बोले बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो थोड़ा सा। मैंने ठीक है, यहां वेलोसिटी दिख गई। मैं कह रहा हूं कि अब मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं। अब मैं लिखने जा रहा हूं dv/dt, कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस वाला, करेक्ट, ऑब्वियस ही बात है। तो बेटा ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस वाला। समझ गया बेटा? यानी कि अगर आप देखोगे तो जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। क्लियर? यानी कि अब भी डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी का तो यू विल गेट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड सेम वे बेटा अगर मान लो मैं डिफरेंशिएट करता हूं एवरेज को, तो एवरेज को डिफरेंशिएट करने का तो कोई पॉइंट नहीं है, बट यस फ्रॉम dv/dt आई कैन से कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी। फिर से डेल्टा वही, अरे डेल्टा तो डेल्टा ही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। तो ये सीधे सीधे कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा v फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा टी। अब तुम ये मत बोलो कि सर इतना खराब क्यों लिख रहे हो, मेरी हैंडराइटिंग में है थोड़ा चैलेंज, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, वो बढ़िया है। एक दो क्लास लोगे समझ जाओगे, ओहो क्या हो गया, क्या हो गया, ये है चमत्कार, मजा आता है इसमें। ठीक, तो मैंने बोला कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपना v फाइनल, ठीक है बेटा, v फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो बेटा यहां से अपने को एक बात समझ आ गई है ना, एक बात समझ आ गई कि कैसे आप पोजीशन को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट कर सकते हो। अब बेटा सुनना, ये बात सबको पता है, फिर भी गलत कर देते हैं, फिर भी फंस जाते हैं, फिर भी ज्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इंफॉर्मेशन परसीव करने में कभी कभी लैग आ जाता है। भाई होता क्या है, आपको पोजीशन दिया, आपसे वेलोसिटी पूछी, अब आपको थोड़ी बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस निकालनी है कि एवरेज निकालनी है, हो सकता है बोल दे, हो सकता है ना बोले। तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपके दिमाग में सीधी घंटी बजनी चाहिए कि भाई इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इसका मतलब कौन सा, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले। यानी ये जो मैंने लिख दिए ना बेटा, ये सारे के सारे कौन से हैं, इंस्टेंटेनियस। और अगर उसी की जगह कभी टाइम इंटरवल दे दे, बोले टाइम इंटरवल दे दिया हमने, तो कौन सी इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल का मतलब बेटा फिर वो सारा का सारा कैसा हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। समझ गए बात को, एवरेज। फिर आप बोलोगे सर आपने ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में लिख दिया, पोजीशन में कुछ नहीं लिखा। अरे पोजीशन में लिख सकते हैं, लिख देता हूं, बोल रहे हो बार बार, ये लो भाई, पोजीशन को कैसे रिलेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर बेटा? दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। अब ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, मतलब 6 सवाल, 6 सवाल पूछे जा सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन लेंगे, एक ही सवाल में सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आराम से समझ लो, कॉपी कर लो, ठीक है, ढंग से इसको एब्जॉर्ब कर लो। जब आपको तसल्ली हो जाएगी हां अब मेरे को आ गया, तभी आगे बढ़ना बेटा, नहीं तो इसको दोबारा देख लो। क्लियर? इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, ठीक है, पार्ट है काफी सारा, बड़ा पार्ट एक जगह कंसाइज वे में है। क्लियर? चलो
आगे बढ़ते हैं बेटा फिर, है ना। तो बेटा अभी तक हमने देखा कि कैसे हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं, चाहे हम इंस्टेंटेनियस की बात करें या फिर एवरेज की बात करते हैं। बेटा जब तक एक एग्जांपल लेंगे ना, दिमाग में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं ना। तो देखो एग्जांपल अपन ने ले लिया, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पेन अपना साइड में रख देना, है ना। पहले पॉज करके ट्राई कर लो अपने लेवल पे, फिर पेन साइड में रख दो और सुनना मेरी बात कि करना कैसे इसको। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल आपको दे रखी है। अच्छा, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल कितनी दे रखी है? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अपने को दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू 2t i कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। बोले अच्छी बात है। और आपसे क्या पूछा है? बोला पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड। जैसे ही t इक्वल टू 1 सेकंड बोला, बड़ा दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। t इक्वल टू 1 मतलब इंस्टेंटेनियस, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, करेक्ट। और इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, रेट ऑफ चेंज वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। करते हैं बेटा। तो लेट्स से सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, ठीक है। तो पार्ट 1 की अगर बात करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। तो पोजीशन अपने को दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पोजीशन अपने को दे रखी है 2t i कैप प्लस अपने को दे रखा है t क्यूब j कैप, ये दे रखा है। अब मुझे बोला गया कि भाई वेलोसिटी निकालो पहले, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करता हूं ना, डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या दिक्कत है उसके अंदर। और डिफरेंशिएशन तो निहायत ही आसान है बट डिफरेंशिएशन करने में क्या है, 2t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2। ये भी कोई बताने वाली बात है? फिर भी बता रहा हूं, सोचो। करेक्ट। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 3t स्क्वायर जे कैप, करेक्ट। जो भी इसके ऊपर लिखा होता है ना वो आगे आ जाता है और उसमें एक कम कर दो। x रेज़ टू पावर n का कितना होता है? n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, करेक्ट। ये आता है आपको, फिर भी बता रहा हूं, ठीक। दिल बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा बेटा v इक्वल टू 2i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप आ गया, ठीक। आपने बोला सर एक काम करो, एक्सप्रेशन तो लिखो। मैं लिख देता हूं क्या है इसमें। एक्सप्रेशन अपना कितना आएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। क्यों? अरे भाई कांस्टेंट बदलता है क्या? नहीं बदलता, तभी तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और जो चीज बदल ही नहीं है उसकी रेट ऑफ चेंज कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। 3t स्क्वायर का कितना? 3t स्क्वायर का 60। ये बोलना चाह रहे हो ना? सब पता है मुझे, ठीक। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, पोजीशन आ गई, मतलब ये 3 चीजें आ गई। और आपको बोला गया था कि सर आप तो ना 1 सेकंड में बताओ ये सब कुछ। मैंने कहा लो, इसमें क्या बड़ी बात है। r at 1 चाहिए तो देखो t की जगह 1 डालो। t की जगह जैसे ही 1 डालोगे कितना आएगा? 2i कैप प्लस 1 j कैप। ये जो प्लस जैसा नहीं लग रहा ना, ये प्लस ही है। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं कितना सुंदर लिखता हूं। देखो दूसरी बार लिख रहा हूं, फिर भी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, है ना। आदत डाल लो, ठीक। तो r1 आ गया अपने पास। अच्छा, इसके बाद अपने को चाहिए था v1। हमने कहा ठीक है v1 निकालते हैं। बेटा v1 अगर चाहिए तो जैसे ही 1 डालोगे, देखो 1 डाले भाई तो पहले से ही 2i कैप है, कोई दिक्कत इसके अंदर। और बेटा यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस 3 जे कैप। फाइनली अपन बात करते हैं बेटा a1 की। तो एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो जैसे ही 1 डालोगे तो क्या आएगा? 6 जे कैप। कुल मिलाकर के बेटा ये बहुत बेसिक चीज है, तुम खुद से कर सकते हो, तो मैंने बता दिया, दिल बड़ा है मेरा, है ना। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, r1 v1 और a1 निकाल लिया, बात खत्म हो गई। यहां तक अपना पार्ट 1 खत्म। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो, पार्ट 2 तो सॉल्व करो। मैंने कहा ठीक है, पहले पढ़ तो लूं। पार्ट 2 कह रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स। मैं कह रहा हूं फर्स्ट 2 सेकंड्स, जब इसने फर्स्ट 2 ही बोल दिया, इसका मतलब क्या बोला? इसका मतलब बोला 0 से लेकर के 2 सेकंड। और जब 0 से 2 बोल दिया तो एवरेज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं लिखता तो भी मैं तो समझ जाता, मैं तो वैसे ही समझदार हूं, करेक्ट। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, सब समझदार हो तुम, पढ़ो ध्यान से, इधर उधर मत भटको। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, अरे दिल पे मत लगा लेना कोई बात। तो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था बेटा? जैसी एवरेज आता है ना, घंटी बजनी चाहिए, बता रहा हूं, डेल्टा वाली घंटी बजनी चाहिए। कौन सी वाली? डेल्टा वाली घंटी। डी वाली घंटी कब बजेगी? इंस्टेंटेनियस पे। डेल्टा की घंटी कब बजेगी? एवरेज पे। तो जैसी एस वेक्टर लिखोगे बेटा, इसका फॉर्मूला था R2 माइनस R0। आप बोलोगे सर फॉर्मूला ये थोड़ी था, फॉर्मूला था R फाइनल माइनस R इनिशियल था। अरे ऑफकोर्स फाइनल पोजीशन क्या है? 2, इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। ये कोई बताने वाली बात है? अच्छा ठीक है सर, आगे बढ़ो, बढ़ जाता हूं। R2 का मतलब यहां 2 डालो, यहां, है ना। चाहो तो यहां भी डाल सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जैसे ही 2 डालोगे तो 2 2 4, ये आ जाएगा 4i कैप। इधर डालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 फिर से डालो तो 2 2 4 2 8। चेक कर लेना कैलकुलेशन। माइनस 0। अच्छा डिवाइड क्या कर रहा हूं? डिवाइड का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहीं से बेटा क्या निकल के आ गया? अपना डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया 0 to 2 सेकंड तक। फिर अपने को बेटा पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ जरा। हमने कहा ठीक है, वेलोसिटी चाहिए, एवरेज 0 से 2। वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला याद करो, R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बेटा R फाइनल का मतलब फिर से मैं कितना लिखूंगा? देखो R2 लिखूंगा ना। अच्छे बच्चे हो ना? हाँ अच्छे। तो R2 माइनस R0 अपॉन 2 माइनस 0,
करेक्ट। तो R2 माइनस R0 की बात करूंगा तो यहां से R2 माइनस R0 तो आपने निकाल दिया, 4i कैप प्लस 8j कैप। अच्छा, इसी को 2 से डिवाइड करना है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना ये 0 है, 0, ठीक है। तो 2 माइनस 0 पढ़ लो नहीं तो यही आएगा। तो R2 माइनस R0 बेटा 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 8j कैप डिवाइडेड बाई 2। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 2i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर बेटा, सारे बच्चे अच्छे, मुझे पता है ना, अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बनो, मजा आएगा। ठीक है, तो v आ गया बेटा अपना, ठीक। अच्छा, इसके बाद अपने को क्या निकालना था, एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का फिर फॉर्मूला कौन सा, डेल्टा वाला, यानी कि अब की बार मैं लिखूंगा v ऑफ 2 माइनस v ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कितना, 2 माइनस 0। तो बेटा v ऑफ 2 माइनस v ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 जैसे ही करोगे तो आपको v2 और v0 की जरूरत पड़ जाएगी। बोले कहां से लाएं सर, कहां से लाएं, अरे कहां से लाओगे, लिखा हुआ है ना, ये देखो ये रहा, ये क्या है, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, किसकी फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में। टाइम डालते क्या मिलेगा, वेलोसिटी। जैसे ही 2 डालोगे, 2 डालते ही तो 2 ही रहेगा, और 2 दूनी 4 थी 12, मतलब 2i कैप प्लस 12j कैप डाल देता हूं, 2i कैप प्लस 12j कैप। ये बेटा आ गया इनिशियल, और 0 जैसे ही डालोगे बेटा ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, बट ये तो रह ही जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे, माइनस 2i कैप डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, करेक्ट। सो बेटा दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर 0 to 2 सेकेंड। तो बेटा देखो एक ही सवाल में 6 पार्ट ले लिए, है ना। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, एवरेज के लिए भी, और पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे भी। ये दोनों ही तरह के सवाल बेटा बहुत आसान है और कॉमनली पूछे जाते हैं, करेक्ट। तो डरना नहीं है इन सबसे। अब आप बोलोगे कि सर ये जो आई कैप जे कैप वाली कहानी है ना, ये जो आई कैप जे कैप वाली कहानी है, राइट, ये आपने शुरू कर दी 2D वाली, और आपने तो हेडिंग डाली थी मोशन इन 1D। वो बेटा मैं ये समझाने के लिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक ही हैं, आपको सिर्फ इतना करना है, जब 1D की बात करेगा तो यहां पर ये टी 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 फलाना ढिमका के साथ साथ आई और जे नहीं आएगा, आपको सीधे सीधे बोल देगा कि भैया आर की जगह एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टी क्यूब, एक्स इक्वल टू फलाना, एक्स इक्वल टू ढिमका, मतलब और भी आसान लेवल पे आएगा। समझ गए बात को। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने अगर ये कवर कर लिया तो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आप 1D में भी करोगे। इससे क्या है, 1D 2D क्लब होके आपका काम आसान हो जाएगा, और वही मेरा काम भी था बेटा। क्लियर। तो इसको आराम से समझो, एब्जॉर्ब करो, कॉपी करो, कोई डाउट आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालो, उसको मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक योर टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड, मीनवाइल विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो बेटा देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, इसी पे एक और क्वेश्चन ले लिया, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसमें फंस जाता है, जबकि है ये भी बहुत आसान, बट फिर भी फंस जाता है। तो इसको समझने के लिए, है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा खर्च नहीं करना है, लिमिटेड है अपने पास। तो कुल मिलाकर के अपने को बोला गया कि भाई पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देखो 1D आ रहा है, इज गिवन एज आर इक्वल टू, ठीक है, 8t माइनस 2t स्क्वायर, जहां पे r हमारा कोई भी एक एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन दे रखी है। अच्छा, एट t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है, ठीक है। आपको बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करेगा या कितना कर लेगा, ये हमें बताना था। बेटा मैं सबसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, अपना आंसर निकाल लो, और फिर मैच करना कि क्या आंसर सही है कि गलत, है ना। और जहां लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है उसको हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा गया है डिस्टेंस। जब कभी मोशन इन 1D में आपसे एक स्केलर क्वांटिटी पूछ ले, डिस्टेंस या स्पीड, समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ, पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। मान लो मैं इधर से चलना शुरू किया, ठीक, मैं गया 1 2 3 मीटर आगे, फिर वापस पीछे आया 1 2 और मान लो 3 मीटर वापस पीछे आ गया, तो कुल मिलाकर के मेरा जो डिस्प्लेसमेंट रहा वो 0 रह गया। वो आप भी समझते हो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट 0। इवन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी क्या है, 0, फाइनली भी यही था, इनिशियली भी यही था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0। बट अगर मुझसे कोई डिस्टेंस पूछ ले तो 1 2 3 3 2 1 6 मीटर मैंने चल दिया। तो बेटा जब कभी आप डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हो, भाई आप आगे गए आगे गए आगे गए, अगर मैं 6 का 6 आगे चलता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट मैंने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, जहां डायरेक्शन मैंने रिवर्स किया बेटा वहीं गड़बड़ शुरू हो गई।
समझ गए? वहीं पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल गए, इसलिए इस तरह का सवाल दिया जाता है। जानबूझ के खुराफात है ये एग्जामिनर की, बट हम कौन सा डरते हैं, हमें आता है, हम कर देंगे, क्या है। तो हमने कहा ठीक है फिर करो जरा इसको, मैंने कहा ठीक है करो। मतलब एक बात तो समझ आएगी, मैं डायरेक्शन रिवर्स किया इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, स्टेप 1 इज टू फाइंड द पॉइंट जहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कहां रिवर्स हो रहा है। अच्छा, डायरेक्शन रिवर्स करते वक्त 1 2 3, क्या मैं रुका? अरे रुक के ही तो पीछे आऊंगा। जब गाड़ी को आप रिवर्स में लोगे तो पहले रुकेगी फिर पीछे आएगी, करेक्ट। तो जब रुक करके पीछे आएगी मतलब जहां डायरेक्शन रिवर्स होता है वहां पे क्या जीरो होती है, हाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है, स्पीड जीरो हो जाती है, करेक्ट। तो उसे देखते हैं। हमने कहा ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है आर बराबर, मैं लिख देता हूं, आर इक्वल टू 8t। ये हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सोल्यूशन भी लिखेंगे, राइट। 8t माइनस कितना है, 2t स्क्वायर, करेक्ट। ये आपको दे रखा है 8t माइनस 2t स्क्वायर, क्या चीज दे रखी है आपको, आर दे रखा है, ठीक। हमें ये बताना था कि भाई पहले ये चेक करना था कि भाई जो भी वेलोसिटी है कहां जीरो हो रही है, कहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हमने कहा ठीक है कर देते हैं। 8 माइनस 2 टू 4t, बेटा जहां वेलोसिटी जीरो होगी वहां पे v को जीरो पुट करो। जीरो पुट करते बेटा देखो यहां पे ध्यान से देखना, आपको क्या निकल के आया, यहां से t का वैल्यू निकल करके आ गया 2 सेकेंड। अरे वाह 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, बेटा यही तो पकड़ना था हमको। अब ठीक है आप बोलोगे कि सर हाँ निकाल लिया कि कहां वेलोसिटी जीरो हो रही है, कहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब आगे की बात बताओ। हमने कहा ठीक है आगे की बात बताता हूं, आगे क्या कर रहे हैं। आगे आपको क्या करना है बेटा, ये तो पार्ट 1 है, ऐसे समझ लो इसका स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में मैं क्या कह रहा हूं, स्टेप 2 में आप ना पोजीशन आइडेंटिफाई करो। कहां कहां पे पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे, 3 जगह, 3। आपको बोला फर्स्ट 4 सेकंड, मतलब आपको बोला गया कि भाई 0 और 4 सेकंड तक का डिस्टेंस बताओ। मैं कह रहा हूं इसी के अंदर आप 2 को भी ऐड कर लो, यानी वो वाला टाइम जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई। तो अब इन 3 जगह पे मुझे क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। बहुत आसान सी चीज है भाई, 0 सेकंड पे अगर बताओगे तो आर की वैल्यू कितनी है, 0। मैं लिखने जा रहा हूं, यानी कि t इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू 0, लिख लो इसको इज्जत से। हमने कहा ठीक है 2 सेकंड पे बात करते हैं, जैसे ही 2 डालोगे 8 टू 16, 2 टू 4 टू 8, 16 माइनस 8 कितना होता है 8। बोले ठीक है सर लिख देते हम इज्जत से, भाई t इक्वल टू 2 पे अपने पास कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 8। बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। आगे t इक्वल टू 4 पे बात करते हैं, ठीक। t इक्वल टू 4 पे आखिरी वाला, बेटा 4th पे जब बात करोगे 8 4 जा 32, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 माइनस 32 0, यानी कि वापस t इक्वल टू 4 पे r बराबर कितना आ गया, 0। मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां गया और फिर वापस यहां से घूम करके यहां पर आ गया। यानी इफेक्टिवली अगर देखोगे तो बेटा 0 से 8 गया और 8 से 0 आया, तो 8 आगे और 8 पीछे, नेट कितना चला 16। दैट मींस जो हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया था बेटा, इसका आंसर कितना निकल करके आएगा, 16 मीटर निकल करके आएगा। देखो मैंने बहुत रफ और इजी डेटा के साथ क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आपको इस डेटा को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, करेक्ट। तो कभी घबराना नहीं है, बस एक बात दिमाग में फिट कर लेना बहुत अच्छे से कि जब कभी आपसे डिस्टेंस या स्पीड की बात कर ले, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झोल है। क्या झोल है कि भाई ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ही कर रहा होगा, नहीं तो ये सवाल नहीं पूछा जाता। समझ गए बात को, एकदम ढंग से रट लेना, इस सवाल को ढंग से समझ लेना, है ना। कोई डाउट आए तो बता देना मुझको, कैसे बताओगे, ऑफ कोर्स बाय कमेंटिंग इन द बॉक्स, और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है राइट। तो बेटा प्लीज मैं बता रहा हूं बहुत हेल्पफुल होगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना इसको, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, आप पॉज करके समझ लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ओके बेटा ये लो, अब बेटा मैं बात करने जा रहा हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ऑफ कोर्स आई नो दैट यू नो द इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट फिर भी बताऊंगा, है ना, मन कर रहा है मेरा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, बोल मत देना अरे सर ने तो लिख दी इसमें, ना ना, ये तो मैंने खाली बता दिया ऐसे, है ना। इफेक्टिवली दीज 3 आर बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब बेटा एक चीज मैं बस बताने जा रहा हूं, यहां पर देखो v u a s ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ध्यान रख लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से। आप चाहे 1D बोलो या 2D, आपको वैल्यूज विद साइन या i j और k कैप में डालना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, करेक्ट। अच्छा इसके अलावा एक जो छोटी हिडन कंडीशन है बेटा, ये सब कुछ तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट। यानी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, अदरवाइज ये फिर वैलिड नहीं है। फिर क्या करेंगे, दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि सर अच्छा ठीक है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये लगा दूंगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे,
तो फिर आप वापस पीछे वाली स्लाइड पे जाओगे, मतलब आपने पहले वाला पार्ट सुना ही नहीं। बेटा वेरिएबल, वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएशन, अदरवाइज फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। यहां से अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन तक की बात कर ली हमने, मजा आ गया। अच्छा, इसके बाद और क्या जानना चाहिए इसके बारे में, वो मैं बताना चाह रहा हूं। एक जो एक्स्ट्रा चीज या थोड़ा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि बेटा ये जो आर एस वेक्टर लिखा हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट, कई बार इसे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल की टर्म में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको बोलेगा कि भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन चाहिए, अगर इनिशियल इतनी दे रखी है, तो वहां पे फिर आप एस वेक्टर को कितना लिख दो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इसी पे सवाल बन जाते हैं, एकदम ही बेकार सवाल, महा मतलब मैं बोल रहा हूं दो घोड़े के सवाल, बिकते ही नहीं मार्केट में ऐसे सवाल, बट फिर भी पूछे जाते हैं और बच्चा फिर भी खरीद लेता है, समझ लो। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा कि बेटा ऐसा सवाल जहां पूछ ले कि भाई फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ, इनिशियल दे रखा है, मैं इक्वेशन ही यूज करूंगा, बट एस की जगह क्या डालूंगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, यहां तक मुझे लग रहा है समझ आ गई होगी बात, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सब कुछ वेक्टर है, कांस्टेंट एक्सेशन के लिए वैलिड है, और एस को क्या लिख सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा इसी में मैंने एक टर्म और डाल दी, दैट इज एस एनथ, यानी कभी भी अगर मुझे nth सेकंड का डिस्टेंस चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1, यहां पे ऑफकोर्स n क्या है, nth सेकंड वाला n है। अब मैं इसके ऊपर देखो, एक तो डायरेक्ट सवाल आता है जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत यूजफुल है, आपसे सीधे बोलेगा u ले लो, a ले लो, n ले लो, s बता दो, मैं क्या है फॉर्मूला वैल्यू डालूंगा, मैं खुद ही निकाल दूंगा। हाँ, इसका यूज एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, तो मैं उस पर जा रहा हूं। तो मैंने कहा बेटा एप्लीकेशन की जब बात करोगे तो ध्यान से सुनना कि अगर जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, बाद में उसको नाम भी दे देंगे, इफ u वेक्टर इक्वल टू 0, आपको अगर यह बोल दिया जाए कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस के अंदर तुम खुद देखो, जैसे ही u 0 होगा ये टर्म हट गई, आपके पास क्या बच गया, a बाई 2 2n-1। अब एक ही अगर बात करोगे, मैंने बोल रखा है कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है, तो वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब s सीधे सीधे किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, 2n-1। इसीलिए बेटा अगर मैंने s1 निकाला तो खुद देखो, जब यहां पे 1 डालोगे, अरे कहां चला गया, एक मिनट आ गया, ठीक, तो जैसे ही आप s1 डालोगे बेटा, 1 डालते ही 2n-1, तो 2 इंटू 1-1 कितना आएगा, 1 आएगा। हमने कहा ठीक है 1 लिखते हैं, फिर हमने कहा कि काम करो ना सर, अच्छा 1 की जगह ना फर्स्ट लिखा करो हमेशा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, s1 और s1 में फर्क है। तो जब s सेकंड की बात करोगे, जैसे ही 2 डालोगे, 2 टू 4-1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से बेटा कोई बोलता है कि सर s थर्ड की बात करो ना जरा, मैंने कहा लो थर्ड की बात करते हैं, थर्ड डालते 2 3 6-1 5, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने कहा क्या सर, ये दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के अगर आप nth तक लेके चले जाओ, तो ये तो हमको एक ना ऑड नंबर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऑड नंबर जैसा कुछ। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ, मैंने कहा सही है बात, तो भाई ऑड नंबर तो दिखाई दे भी रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई आप खुद देखो ना, 1:3:5:7:9 करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा nth तक पहुंचते पहुंचते 2n-1 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से वी कैन से कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एट रेस्ट with constant acceleration, then the beta ratio of the distance traveled by first is to second is to third is to fourth is to फलाना is to ढिमका is 1:3:5:7:2n-1। और ये बहुत काम का है। अच्छा, कभी कभी आपको सवाल में उलझाने के लिए है ना थोड़ा सा जोल करेगा, कैसे करेगा। अभी तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला, अब बोले ना हम तो फर्स्ट, अरे क्या हो गया, ये अलग टेक्नोलॉजी चल रही है, फर्स्ट 2 सेकंड इज टू, फर्स्ट क्यों लिखेंगे, अब लिखेंगे नेक्स्ट, है ना, पहले 2 सेकंड, फिर बोले नेक्स्ट, सर नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट 2 सेकंड, फिर बोले सर उसके भी नेक्स्ट, है ना, मैं कहा लिखते रहो तुम्हारा मर्जी हो जितना, है ना, पहले 2 अगले 2 अगले 2 अगले 2 अगले 2 करते जाओ, तो भी बेटा रेशियो आएगा 1:3:5 एंड डॉट 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 डॉट। कोई बोलता सर अच्छा, मैंने कहा हाँ, कोई बोलता सर मैं तो बोलूंगा 5 सेकंड, फिर उसके अगले 5, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, मैं कहा फिर वही आएगा 1:3:5:7, तुम जितना मर्जी जोड़ लगा लो। कहने का मतलब नेक्स्ट n n n n n, भाई ये भी तो एक एक सेकंड की इंटरवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या मतलब है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक एक सेकंड की इंटरवल। तो मैं चाहूं तो एक की जगह 2-2 सेकंड की इंटरवल ले लूं, 4-4 की ले लूं, 10-10 की ले लूं, 1000-1000 सेकंड की इंटरवल ले लूं, हमेशा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा,
ऑड नंबर्स का रेशियो। और बेटा इसी को तो आप कहते हो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, राइट। मैं लिख देता हूं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। अब मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी मैं राइटिंग करा हुआ है, ठीक। तो गैलीलियोज ऑड नंबर्स इसी को कहते हैं बेटा, ठीक है। सीधे सीधे सवाल आता है बेटा कि एक पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बताओ 5th और 7th सेकंड का रेशियो कितना होगा। अरे यहां पे एक बार 2n-1 में 5 डालो, एक बार 7 डालो, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर बेटा। इसके अलावा कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, देखो कंफ्यूज बहुत करते हैं, समझ नहीं आता क्यों। अरे ये कोई बात हुई, सीधी सीधी बात नहीं करेंगे। S1 बराबर इस टू S2 इस टू S3 इस टू डॉट 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 n तक आ जाएगा, Sn तक। अब आप खुद देखो, अब की बार 1 2 लिखा है या फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट और सेकंड का मतलब है 1 से 2, फिफ्थ का मतलब है 4 to 5, लेकिन अगर कहीं पे S5 लिख दिया तो मतलब 0 से 5, मतलब ये S1 का मतलब है 0 से 1, S2 का मतलब है 0 से 2, S3 का मतलब है 0 से 3। और बेटा जब 0 से यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब तो फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये बना हुआ ना, ये रहा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम खुद सोचो u 0 डालते ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो यानी ये जो रेशियो आएगा बेटा ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के कहां तक चला जाएगा, n स्क्वायर तक चला जाएगा। करेक्ट बेटा। ये तीनों तरह के सवाल खुल के पूछे जाते हैं और बच्चे मैं बता रहा हूं उससे भी ज्यादा खुल के गलत आंसर देते हैं, ठीक है। तो प्लीज यू मेक श्योर, है ना, आप अच्छे से इसको समझ लो एंड एंश्योर दैट यू गेट द राइट आंसर आउट ऑफ इट। करेक्ट बेटा। तो इसको जरा कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ओके इसमें बड़ा मजा आता है मुझे, ठीक है। अब मैंने ना इक्वेशन ऑफ मोशन विद एक और क्वेश्चन लिया, मैं एक्चुअल एक और क्वेश्चन इसके बाद और लूंगा, है ना, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या क्वेश्चन लिया सर आपने, अरे बेकार सवाल ले लिया। तो v बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप दे रखा है, हमने कहा ठीक है, vi कैप बराबर 2i कैप प्लस j कैप v भी दे रखा है। अच्छा a भी दे दिया सर आपने, तो मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको बताना है कि ये 4 सेकंड तक इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, t = 0 पे इतनी वेलोसिटी स्टार्ट किया है। आप बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट ओरिजिन एट t = 0। तो मैं बोल रहा था कि पोजीशन पूछता है, कई बार कोऑर्डिनेट पूछता है, पूछ लिया, अरे पूछे मैंने तो बनाया ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे, है ना, पोजीशन कभी कभी हल्का सा फंस जाते हैं, तो मैं इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा लिया। तो मैंने कहा ठीक है, बताते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई कोऑर्डिनेट जैसे ही बोलता है दिमाग में एक ही घंटे में, देखो यू और ए दोनों देखा, टी 4 सेकंड पूछ रहा है, तो फिर एस बराबर जिसे मैं लिखता हूं R4 माइनस R0, देखो ये बताया मैंने, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में बताया, करेक्ट। तो ये अपने पास आ जाएगा शुड बी इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी, टी की जगह अपन क्या डाल सकते हैं 4 सेकेंड, अभी तो देखा हमने, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा u इंटू 4 प्लस 1/2 ए वेक्टर इंटू 4 स्क्वायर, करेक्ट बेटा। तो यहां से अगर देखेंगे तो बेटा इसमें जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, s का वैल्यू जो कि R4 माइनस R0 है। आपको R0 के लिए देखो क्या दे रखा है, बोल रहा है ओरिजिन पे इनिशियली, ओरिजिन का मतलब 0,0,0, तो 0i कैप 0j कैप 0 के कैप लिखने का जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, R4 मिल जाएगा, तब पोजीशन वेक्टर एट 4। आप चाहो तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, आप ही का टाइम जाएगा, बट लिख लेते हैं क्या है। मैं बेटा ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कॉन्सेप्ट कवर करने में ना, क्योंकि ये सब आप कर सकते हो, वरना ऐसा ही होगा 1.5 घंटे में 5 सवाल होंगे, बता रहा हूं, होते भी है, बहुत लोग करते भी है। हाफ ए की जगह डाल देता हूं आई कैप माइनस 3j कैप इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप आगे का कर लेना प्लीज, है ना, ये आपका काम है, ठीक। आपने बोला कि सर ये तो समझ आ गया कि R4 कैसे निकाला, आप ये भी बताओ कि वेलोसिटी एंड ऑफ द 4 सेकंड पे कितनी है। मैं कहा ये तो और भी बेहुदा सवाल है, इसमें क्या ही ये बताओ जरा, पूछा है वेलोसिटी, आपको u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, क्वेश्चन खत्म। v इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। अब बेटा देखो u का वैल्यू ये रहा, a का वैल्यू ये रहा, टाइम का वैल्यू 4 सेकंड। आप प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है। ये सवाल सिर्फ मैंने इसलिए ले लिया, ये बताना चाह रहा हूं कि हाँ इस तरह के सवाल भी आते हैं, इस तरह के सवाल भी आते हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, आपको बोला गया है कि एक बुलेट है, इट लूजेस 20% ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है, 20% लूज कर देता है व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्लैंक, ठीक। मतलब ऐसा कुछ रहा होगा बेटा, है ना, एक प्लैंक जैसा कुछ रहा होगा, लकड़ी का टुकड़ा जैसा, और आपके पास एक बुलेट रही होगी जो कि कुछ u स्पीड से गई होगी, ठीक। और ये जब इससे पास होते हुए आगे जाती है बेटा, तो जब बुलेट बाहर निकलती है तो 20% स्पीड लूज कर देती है। भाई 20% लूज करने का मतलब कितनी स्पीड से बाहर आ जाएगी,
0.8 u से बाहर आ रही होगी। तो मैं करने क्या चाह रहा हूं, देखो देखो समझो, एज ए स्टूडेंट मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। मैंने एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ा, जो भी क्वेश्चन में लिखा था उसको डायग्राम में बना दिया, यानी जो कुछ डेटा दे रखा है सवाल में, मैं उसको क्या करने जा रहा हूं, बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, पेपर पे लिखने जा रहा हूं, उससे मुझे चीजें दिखने लग जाएंगी, फिर जाकर के मैं उसके सोल्यूशन के बारे में बात कर सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बात तो समझ आ गई कि u से स्टार्ट किया तो 0.8 u पहुंच गया, बस इतना ही ले रखा है अभी तक। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद बोला कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स, मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे प्लैंक्स कितने हो ताकि ये जो बुलेट है, ठीक है, वे रुक जाए, स्टॉप, राइट, ताकि जो बुलेट है वो रुक जाए। तो बुलेट को रोकने के लिए कितने ऐसे कम से कम प्लैंक चाहिए, प्रोवाइडेड जो प्लैंक दे रखा है ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस देता है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वर्ड सुनते ही एक बात समझ आ गई कि ए जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, ए कांस्टेंट है, अच्छा, इसका मतलब मैं क्या यूज कर सकता हूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं बेटा, है ना, अभी करेंगे, देखो कर क्या सकता हूं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, u से 0.8 u हो गया, रेजिस्टेंस अपना ठीक हो गया, बोला ठीक है। अच्छा कितने चाहिए हमें नहीं पता, हमें बोला गया कि भैया आप बताओ कितने चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, हमें नहीं पता कितने चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से n मान लेता हूं। भाई जो भी नहीं पता उसको कुछ भी n मान लो, x मान लो, जो मर्जी मान लो। बोले ठीक है, मान लो सर, क्या हो गया। हमने कहा ये था u और ये था कितना, 0, मतलब आपने u से गया, अब भाई बुलेट अब क्या जा रही है, रुक जा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी मानूंगा, 0 मानूंगा। अरे मानूंगा कि नहीं, बिल्कुल मानूंगा। बोलोगे सर मान लो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मान लो, क्या है, ठीक है मान लिया भाई। अच्छा अब देखो बेटा काम की बात, मतलब हमें यह बात पता लग गई कि भाई एक बुलेट एक प्लैंक से जाती है तो इतना, n से जाती है तो इतना। अच्छा एक प्लैंक की थिकनेस जो है मैं उसे x तो मान ही सकता हूं, अगर x मानूंगा तो ऑफकोर्स n प्लैंक की कितनी हो जाएगी, nx हो जाएगी। तो बोले अब क्या करें, मैंने कहा अब क्या करें, देखो हमें क्या चाहिए था, हमें n का वैल्यू चाहिए था, ठीक, यानी nx मतलब डिस्टेंस को रिलेट कर रहा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है, तो कौन सी इक्वेशन बचनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन की घंटी बचनी चाहिए, अरे भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। बेटा ऐसे समझो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, equations of motions are basically tools to bridge the given information and the things that you need to find। मतलब जो दे रखा है और जो निकालना है उन दोनों को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, ब्रिज करने के लिए एक टूल है, साधन है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो हमने कहा ठीक है सर, तो फिर लिंक करो। मैंने कहा ठीक है, मुझे यहां पे दे रखा था 0.8 u, है ना, यहां पे u दे रखा है, दोनों को लिंक करने की कोशिश करता हूं। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूं 0.8 u का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू a इंटू कितना लिख दूं, x लिख देते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाओगे तो देखो 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, 0.64 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.36, और नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा। तो तुम सॉल्व कर लेना इसको, ये निकल के आएगा 0.36 u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। कोई डाउट बेटा इसके अंदर, ठीक, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि रिटार्डेशन था, भाई मैं आगे की तरफ जा रहा था तो आगे वाले को पॉजिटिव, बैकवर्ड वाले को क्या, नेगेटिव। अच्छा ठीक है सर, ये समझ आ गया, मतलब इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो बोले आगे, मैंने कहा आगे बता रहा हूं, रुको। आगे बेटा जब सेकंड वाले के लिए लिखोगे सेम चीज रिपीट करूंगा, देखो 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a, लेकिन अब की बार बेटा कितना हो जाएगा nx, क्यों, एक का x है तो n का कितना होगा, nx होगा, हाँ होगा, ठीक बेटा। देखो इसको फिर इधर लेके आएंगे ना, तो यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो अपना वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है, तो इफेक्टिवली अपने पास कितना बच जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2anx, इसको बोलते हैं 2। अब आप खुद देखो बेटा 1 और 2, जैसे ही आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे, u स्क्वायर कैंसिल आउट, 2a कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा n, एंड आई एम श्योर कि आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। और बेटा जैसे ही n आएगा, या तो नंबर आएगा, नंबर मतलब इंटीजर, और या फिर डेसिमल में, मान लो 5 आया तो 5 आंसर है, बट अगर 5.3 आया तो आंसर क्या होना चाहिए, 6, क्योंकि 5.3 जैसा कुछ नहीं है ना। आप ऐसे थोड़ा जैसे 5 प्लैंक पूरे दे दो और 0.3 और दो ना, आपको अगर मिलेगा तो एक बार में एक प्लैंक मिलेगा, तो भाई या तो 5.3 तो कम से कम 6 तो चाहिए होंगे आपको, तब जाकर के बुलेट रुकेगी। क्लियर हो गई बेटा। तो इस तरीके से आप सवाल को क्रैक कर सकते हो बाय रिलेटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन विथ कि आपको क्या निकालना है। और बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो बेसिक वाले हैं कि भाई कार की वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दी, ये निकाल दो, फलाना ढिमका, जो निकालना है वो तुम कर लोगे, मुझे पता है। मैं खाली वो सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि बच्चा फंस जाता है। क्लियर, ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट।
और ऐसे समझ लो कि जो प्रोजेक्टाइल है मोशन इन 2D में, ये उसका बेस है। जब मैं वो लेक्चर कवर करूंगा तो आपको सब समझ आएगा कि यार ये तो सारा का सारा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला खेल हो गया। ठीक है, तो आप पूछोगे सर ये तो आपने बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, तो होता क्या है? तो भाई होता ये है कि मान लो आपके पास कोई एक पार्टिकल है, आपने उसको क्या किया, ऊपर की ओर ग्रेविटी के प्रेजेंस में फेंक दिया। ग्रेविटी मतलब बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ की बात करते हो, किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे, अर्थ इसको पकड़ कहां खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी, करेक्ट, विद इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो स्पेसिफिकली, तो उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। किसी और प्लैनेट की है तो फिर वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। मूवी देखिए ग्रेविटी, हाँ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब देखते हैं बेटा इसका क्या एनालिसिस हो सकता है। तो हमने कहा एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है, यहां पे कोई एक जनाब है और इन्होंने क्या किया, किसी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। कितनी स्पीड से फेंक दिया? u मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसके अलावा हमें यह भी पता है कि बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, हमेशा नीचे लगता है, बहुत अच्छी बात। अब ये क्या करता है, मान लो हम देखेंगे तो ये बॉल ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, ऐसा ही कुछ होगा। हमें इसका पूरा का पूरा एनालिसिस देखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई ये बॉल ऊपर जाएगी, ऐसे करते 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 कहीं तक जाएगी और फिर वापस बेटा हाईएस्ट पॉइंट से लौट करके इस तरीके से नीचे आएगी। जब नीचे आ रही होगी तब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा, लेकिन ग्रेविटी बेटा पहले भी जी नीचे थी, अभी भी जी नीचे है। बहुत बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे गिर जाते हैं कि सर ऊपर जाते वक्त तो जी नेगेटिव, नीचे आते वक्त जी पॉजिटिव। और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 10 किताबों में 10 अलग अलग चीजें रखी हैं, अपने हिसाब से कन्वेंशन वाला। आधे सवाल में एक कन्वेंशन, आधे सवाल में एक कन्वेंशन, ये क्या मजाक लगा रखा भाई? ऐसे नहीं होता। आप पूरे के पूरे फिजिक्स या पूरे के पूरे सवाल में सिमिलर कन्वेंशन फॉलो करोगे। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने कह दिया कि भाई ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव तो ऊपर वाला पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव तो ऊपर वाला नीचे वाला नेगेटिव। मतलब ये कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, वो सारी की सारी पॉजिटिव, जो भी फिजिकल क्वांटिटी नीचे की तरफ वो सारी की सारी नेगेटिव। अब तुम खुद सोचो, जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो मैं मानता हूं कि भाई वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैं बिल्कुल मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव है, ये भी मैं बिल्कुल मानता हूं। जब ये लौट करके नीचे आ रहा है तो नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी नीचे है तो ये नेगेटिव है, ये भी मानता हूं। और अगर जी की बात करोगे, जी अभी भी नीचे है तो ये अभी भी नेगेटिव है। मतलब आप ऊपर जाओ या नीचे आओ, राइट, आपका मतलब ये बॉल, आप मत जाना ऊपर, वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि जब हम इसके अंदर बात करेंगे तो बेटा जो कुछ भी आप ऊपर की जर्नी की बात करो या डाउनवर्ड जर्नी की बात करो, इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, है तो अभी के अभी क्लियर कर लेना, नहीं तो बहुत परेशान कर देगा। ठीक, बहुत बढ़िया बात सर, आगे बढ़ो आप। मैं ठीक है, अभी पढ़ जाता हूं, ये हटा देता हूं, है ना, ये कन्वेंशन तो आपको पता ही है यार, हटा देता हूं। ठीक है, अब हमने कहा कि सर ठीक है और क्या क्या पूछ सकते हैं। मैंने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कितनी स्पीड, हम बोलेंगे 0, बोले कितना एक्सेलरेशन, बोले जी। अरे दुनिया में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे उठा लो आप जर्नी, हर जगह जी तो लगेगा ही लगेगा भाई, अर्थ थोड़ी गायब हो जाएगी। ऐसा है क्या कि बॉल ऊपर फेंकी और धरती गायब है? तो होता नहीं ना। फिर तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी तो लगेगा जी। कई बार क्वेश्चन पूछ ले, मुझे समझ नहीं आता क्यों, तो जी नीचे लगेगा। समझिए मेरी बात को, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें पूछेगा कि भाई आप जहां पहुंचे, बोले ये तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो गया ना। मैंने कहा बिल्कुल हो गया, तो यहां लिख देते हैं एच को लिख देते हैं एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी है। इसके अलावा आपको बोलेगा कि एक काम करो ना, इसको t=0 बोल दो। मैंने कहा लो बोल दिया, तो फिर जब ये वापस लौट करके आएगा तो बेटा इसको कैपिटल टी बोल दें। बोले आप बोल दो। ये कैपिटल चीज क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा फ्लाइट देखो, जब आप फ्लाइट में जाते हो ना, प्लेन टेक ऑफ करता है तभी तो फ्लाइट बोलते हैं। क्यों? हवा में आ गए, हवा में चलना नहीं है, हवा में उड़ना नहीं है। लेकिन जब भी हवा में उड़ोगे तो जितनी देर तक उड़ोगे उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। अपना टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल 0 रखना है, उड़ना नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि द टाइम फॉर विच द पार्टिकल इज इन एयर। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब बोलेगा कि निकालो इसको। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। तो मैं बता दे रहा हूं, ऑलरेडी आपको पता है, डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाऊंगा। एज फार एज टाइम ऑफ फ्लाइट इज कंसर्न, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, जहां पे u का मतलब है कि जितनी स्पीड से आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका है। बात समझ आती है? अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें u/g ऊपर जाने का टाइम, u/g नीचे आने का टाइम, तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ऊपर जाके नीचे आने का, दैट इज 2u/g। बात समझ आती है अच्छे से? क्लियर? अच्छा, इसके अलावा बेटा अगर हम चाहें, ठीक है, हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ √2h/g, क्योंकि बेटा अगर इसको h हाइट से ऊपर फेंकोगे
तो h हाइट से ऊपर फेंकने में फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 2h बाई जी, करेक्ट। यानी कि ऊपर जाने का टाइम रूट 2h बाई जी और नीचे आने का टाइम फिर से रूट 2h बाई जी, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करते हैं बेटा, तो दोनों फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। 2u बाई जी, जिसमें से u बाई जी ऊपर जाने का, u बाई जी नीचे आने का, बात खत्म। 2 रूट 2h बाई जी, ऊपर जाने का रूट 2h बाई जी, नीचे जाने का रूट 2h बाई जी। कोई डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया। इसके अलावा बेटा ध्यान से सुना, और क्या पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट की, तो इसके क्या क्या फॉर्मूला होंगे। तो बेटा मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो बन जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2g, करेक्ट। यानी अगर आपने स्पीड दे दी तो आप मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बता सकते हो। कोई डाउट? बेटा इसी को अगर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे जो u निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, रूट 2gh निकल के आएगा, करेक्ट। ये तीनों फॉर्मूले बेटा टिप्स पे होने चाहिए। इसको कैसे याद रखना है, समझो बात को। किसी पार्टिकल को u से ऊपर फेंका तो ऊपर जाने तक का टाइम u बाई जी, नीचे आने का टाइम u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। ये बात खत्म, एक पार्ट। दूसरा, किसी पार्टिकल को अगर u पर से ऊपर फेंका तो कितनी हाइट तक जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। या ऐसे समझ लो कि किसी पार्टिकल को अगर h हाइट तक फेंका तो कितना स्पीड से फेंकना पड़ेगा, रूट 2h बाई जी। ये सारा हो गया ऊपर जाने का। ऐसे ही नीचे लौटने का भी सेम चीज होगी। अगर कोई पार्टिकल नीचे की तरफ लौट रहा है तो नीचे लौटते तक आप कह सकते हो कि अगर ड्रॉप किया तो नीचे आने का टाइम कितना होगा, रूट 2h बाई जी। अगर इसके अलावा आप बोलते हो कि भाई मैंने उसको ड्रॉप किया तो नीचे आते आते कितनी स्पीड हो गई, तो भी कितना हो जाएगा, रूट 2gh। कुल मिला के इधर देखो तब समझ आएगा ढंग से। ये जो u है इसको आप चाहो तो रूट 2gh बोल सकते हो। तो मैंने कहा जब ड्रॉप किया जीरो से तो नीचे आते आते कितनी स्पीड अटेन कर ली इसने, रूट 2gh कर ली। बस मैंने ये बोला, किसी को भी h हाइट से गिराओगे नीचे पहुंचते पहुंचते रूट 2gh हो जाएगा। समझ गया बात को? ये कहना चाह रहा था। ये पूरे फॉर्मूले लिख लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और मैं उस तरह के सवाल लूंगा भी नहीं जिसमें सीधे सीधे बोलेगा ये लो यू, ये लो ये, और आप वैल्यूज निकाल दो ना, वो मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद करोगे। मैं तो वो क्वेश्चन लूंगा जहां मुझे लगता है कि आप फंसोगे, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स सी। बेटा नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो मेरा बहुत फेवरेट है और बच्चे बहुत बार इस पे फंसते हैं। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया गया, तो पहला सवाल बच्चे बोलते हैं कि सर कितना स्पीड से। मैं कहा नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से करो, है ना। तो मैंने स्पीड नहीं बताई और बोला कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी, यानी ऊपर जाने के पथ, ऊपर जाते वक्त लास्ट 2 सेकंड में से डिस्टेंस बताओ कितना है। मैंने कहा कि करो खुद से। बच्चे कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करो, पॉज करो, ट्राई करो, फिर उसका सोल्यूशन देखना, करेक्ट। मैं जाता हूं सोल्यूशन पे। तो बेटा एज फार एज सोल्यूशन इज कंसर्न, बात समझो अच्छे से। अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका तो मान लो ये ऊपर जाकर के आता है, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि बेटा लास्ट 2 सेकंड में ऊपर जाने में जो डिस्टेंस होगा, क्या वही डिस्टेंस फर्स्ट 2 सेकंड में नीचे आने में नहीं होगा। और ये एन के लिए भी वैलिड है। मतलब मैं कह रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड इन एन, कौन सा एन, लास्ट एन ऑफ अपवर्ड जर्नी, करेक्ट, शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट n ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। मतलब ऊपर जाते वक्त के डिस्टेंस इन n सेकेंड शुड बी इक्वल टू फर्स्ट n सेकेंड्स ऑफ डाउनवर्ड जर्नी होना चाहिए। इसका मतलब जब मैंने पूछा कि लास्ट 2 सेकंड ऑफ अपवर्ड, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड। और देखो डाउनवर्ड जर्नी का डिस्टेंस निकालना कितना आसान है, क्योंकि डाउनवर्ड के लिए ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इनिशियल, और इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। 2 सेकंड में निकालना था डिस्टेंस, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे की तरफ, कितनी, जी। तो आप खुद सोचो बेटा, क्या ये मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि u तो 0 है ना। अरे u 0 है, लिख दिया, हाँ ठीक। तो मैंने कहा हाफ जी इंटू 2 स्क्वायर। अब आप खुद देखो, 2 से 2 काट दोगे तो बेटा g का वैल्यू अगर 10 ले लिया फॉर कन्वीनियंस तो 20 मीटर आएगा। और कितना आसान है, और हमेशा यही आएगा। यानी आपको नहीं मतलब है कि कितनी स्पीड से फेंका, लास्ट 2 सेकंड में हमेशा कितना करेगा, 20 मीटर कवर करेगा। बेटा बात समझ आती है मेरी? इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बेटा बता रहा हूं, एक बार ये समझ आ गया कभी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आराम से इसको समझ लो, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ना बेटा। ओके, अगला सवाल देखते हैं बेटा, एक और है ना। अगला सवाल ये लो, आपको बोला गया है कि भाई एक और ऑब्जेक्ट है और उसको आपने क्या किया, वर्टिकली थ्रो किया गया। कहां से?
एक 25 मीटर हाई टावर से, ध्यान से सुनना बेटा, 25 मीटर हाई टावर, ये लो पेन ले लेते हैं, 25 मीटर हाई टावर, ठीक है, और आपको बताना है कि कितने टाइम में ये ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो ये अपन ने बता दिया कि भाई मान लो कि ये जो टावर था ये अपना कितना हाई था, इसको मान लेते कि कितना है 25 मीटर। बोले ठीक है सर 25 मीटर हाई है, और यहां से आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और आपको बोला गया भाई कितने टाइम में ये वापस ग्राउंड पे आएगा, स्पीड कितनी है, मान लो यू स्पीड दे रखी है, ठीक। तो मैं कहता हूं बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, है ना, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये बताने में कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बात समझ आती है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। भाई आप क्या करते हो, जनरली बहुत बच्चे यहां से लेकर के यहां तक ब्रेक कर देते हैं, फिर टॉप से लेकर बॉटम तक ब्रेक करते हैं, और दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। बट दिक्कत यह है कि एग्जाम में टाइम इतना होता नहीं, तो मैं क्यों लगाऊं, फिर मैं क्या करूंगा भाई, ये 1 और ये 2 इनिशियल और फाइनल दोनों को एक साथ पकड़ूंगा और दोनों पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगा दूंगा। अच्छा कौन सी, भाई मुझे पता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट दे रखी है आपको कि भाई मैं ऊपर जाके नीचे भी आऊं तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो मेरा कितना होगा, 25 मीटर डाउन ही तो होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए सबसे पहले बताया था कि भाई कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो ज्यादा होना चाहिए ना, 25 तो नीचे आने का है तो ऊपर जाकर के आ रहा है। अरे भाई मैंने कब डिस्टेंस पूछा, मैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, करेक्ट। और इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है, यानी कि जब आप इक्वेशन लगाते हो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, वहां पे s डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, और अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो वही तो लिखूंगा, तो मैं वही लिखना चाह रहा हूं 25 मीटर नीचे की तरफ। इसीलिए मैंने कहा जब ये 1 से ऊपर जाता है और लौट करके आता है तब भी नेट इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, 25 मीटर आएगा, बात समझ आती है, यानी डाउनवर्ड 25 मीटर्स, करेक्ट। तो मैं वो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो s की जगह मैं लिखता हूं 25। आप बोलोगे नहीं सर गलत है, मतलब क्यों, क्योंकि सर नेगेटिव तो लगाओ। अरे भाई नीचे की तरफ अभी तो बताया था जो फिजिकल क्वांटिटी नीचे की तरफ वो क्या, नेगेटिव, ठीक है सर लगा रहा हूं आराम से, बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा u आपको दे रखा होगा, ठीक है ना, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आपको u दे रखा होगा, u टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम अपने को निकालना ही है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या लिख दूं, माइनस जी इंटू कितना कर दूं, टी स्क्वायर। बेटा जैसे इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे आप यहां से स्ट्रेट अवे किसका वैल्यू बता दोगे, टी। तो यानी जब कभी वे टावर वाले क्वेश्चन आते ना, इतनी हाइट से फेंक दिया, फलाना से फेंक दिया, यहां पहाड़ से फेंक दिया, टावर से फेंक दिया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो, फाइनल पॉइंट पकड़ो और सीधे दोनों के बीच में इक्वेशन लगा दो। जैसे इक्वेशन लगाओगे क्वेश्चन खत्म। आपसे बोलेगा कि सर एक काम करो ना, आपने इसी क्वेश्चन में अगर मान लो वेलोसिटी पूछता, यानी कि जब ये नीचे गिरने वाला है तब की अगर स्पीड पूछ देता तो कैसे बताता मैं, है ना, स्पीड मतलब फाइनल स्पीड मान लो। हमने कहा यार हाँ बात तो समझी, पूछ रहे हो, बता देता हूं क्या जा रहा है मेरा, अभी बताता हूं। तो मैंने कहा कि बेटा v जब निकालना हो ना तब इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर, करेक्ट, v स्क्वायर, क्योंकि v है। अच्छा v क्यों, माइनस v लगाते हैं, ऑल्दो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा बट तरीके से करेंगे। अच्छा इक्वल टू u, इनिशियल स्पीड तो पॉजिटिव है तो u स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा इसके अलावा बेटा प्लस 2a, a की जगह क्या लगाऊंगा, माइनस जी, और बेटा s की जगह क्या लगाऊंगा, -25। बेटा देखो फिर से इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपको u दे रखा है, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा। तो आपको जब भी टावर से कोई चीज को ऊपर फेंकेगा दो ही सवाल पूछेंगे, या तो आपको पूछेगा जब गिरेगा तब स्पीड बताओ या गिरने का टाइम बताओ। मैंने कहा दोनों ही मैं निकाल दूंगा, दोनों ही मुझे आता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। तो आराम से इसको समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो मैं एक और सवाल ले रहा हूं, बढ़िया सवाल ले रहा हूं। यह है बलून वाला सवाल, यह बहुत बच्चों को परेशान करता है ना, जब ये है कुछ नहीं दम, इसमें कोई दम नहीं है फिर भी परेशान करता है। अब नहीं करेगा, आखिरी बार कर रहा है, ठीक। तो ढंग से समझ लेना, बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विद एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाता है। हमने कहा ठीक है लिखना शुरू करता हूं, जो जो इंफॉर्मेशन दे दी लिख दो बेटा, हमेशा इंफॉर्मेशन को लिख दो। ये हो गया स्टार्ट। अच्छा एक चीज, स्टार्ट मतलब जीरो स्पीड, करेक्ट, मतलब यहां पे स्पीड कितनी होगी अपने पास, 0। ये सब आता है ना, हाँ। अच्छा और क्या बोला है, बोला स्टोन इज ड्रॉप्ड आफ्टर 5 सेकंड, तो बोले पहले 5 सेकंड के बाद की सिचुएशन बना दूं मैं, उसके बाद तो सॉल्व करेंगे। बोले हाँ बना दो। मैं कहा ठीक है, 5 सेकंड बाद की सिचुएशन बताते हैं। ओहो बलून आ गया ऊपर, 5 सेकंड बाद बलून यहां आ गया। अच्छा कितना ऊपर आ गया ये मैं बता देता हूं तुमको ना, h बता देता हूं। तो बेटा ये जो हाइट आएगी बलून की, देखो 0 स्पीड एक्सेलरेशन 2, मतलब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a कितना है मैं लिख देता हूं, तुम बोलोगे सर लिखते नहीं हो अपनी, तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर,
बेटा ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा 25 मीटर। करेक्ट। तो मैंने लिख के दिखा दिया कि भाई हाइट कितना निकलेगा 25 मीटर निकलेगा। मैं इसको अभी वापस से हटा रहा हूं, ठीक है, तुमको बताने के लिए बता दिया। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि h जब आप निकाल रहे हो तो h का वैल्यू कितना आ जा रहा है 25 मीटर आ जा रहा है। बोले ठीक है सर, आ गया, समझ गए। अच्छा 5 सेकंड बाद इसकी अगर स्पीड की बात करूंगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? भाई इनिशियल स्पीड दे रखी है, बाद में निकालनी है, मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी। कैसी? v इक्वल टू यू प्लस एटी। बोले सर अच्छा, मतलब लिख के दिखाओ। मैंने कहा लिख देता हूं, ये लो, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब तुम खुद देखो बेटा, u क्या है 0, a कितना है 2, टाइम कितना है 5 सेकेंड, यानी कि कितना आ जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। देखो लिख के दिखा दिया, मैं इसको फिर से हटा दूंगा, ठीक है, तो तुम कॉपी कर लेना। तो मैंने कहा कितनी स्पीड से जाएगा ऊपर? 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा। बोले ठीक है सर, हमको आपकी दोनों बातें समझ आएगी, आप हटा सकते हो इसको। मैंने कहा ये लो, तुम्हारे कहने बता रहा हूं, तुमने बोला हटा सकते हो, मैं हटा रहा हूं, हाँ फिर मत बोलना। ठीक, अब आपसे क्या बोलेगा? अब बोलेगा कि भाई इस काम पे 5 सेकंड में क्या किया कि भाई एक स्टोन को ड्रॉप किया था। हमने कहा ड्रॉप कर दिया, ये लो, ये वो स्टोन है जिसे हमने ड्रॉप किया। बोला कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह के सवाल थे, मतलब बलून था, ऊपर उड़ना शुरू किया, 5 सेकंड बाद इसमें से एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया गया। एक तो ये नहीं समझा कि क्यों किया, अपने को लेने में नहीं है, ड्रॉप कर दिया। बोले नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। अब दिमाग से सुनो। कभी कभी ऐसा देखा कि ट्रेन पकड़ने गए, है ना, ट्रेन पकड़ने क्या गए, ट्रेन में चल गए, अब उतरने की बारी है। तो जब ट्रेन धीरे होने लग गई बिल्कुल, तो हम सोचे उतर जाते हैं, तो जैसे ही उतरते हैं तो थोड़ा सा आगे चल जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बेटा जब किसी मूविंग फ्रेम से, जब कभी किसी मूविंग फ्रेम से आप उतरते हो, राइट, आप गिरते हो, ड्रॉप होता है, तो आपको उतना ही स्पीड मिल जाता है जितना मूविंग फ्रेम है। यानी चलती बस से अगर कूदोगे तो आपकी स्पीड उतनी होगी जितनी बस की है, इसलिए आप आगे की ओर जाके गिरते हो। ट्राई मत करना, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब अगर पत्थर को गिरा दिया बलून से, है ना, पत्थर को गिरा दिया बलून से, तो बेटा इसका स्पीड भी उतना ही हो जाएगा जितना किसका था, बलून का था। करेक्ट। हाइट इसकी अपने को पता है 25 मीटर। अब तुम खुद सोचो, अगर इसके पास ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या ये यहां पे आके ऐसे नहीं गिरेगा? तुम खुद बताओ जरा। करेक्ट। क्या ये यहां पे आके ऐसे नहीं गिरेगा नीचे की ओर, राइट? तो यहां पे जब आके गिरेगा, करेक्ट, जब यहां पे आके गिरेगा तो ये इफेक्टिवली क्या पिछले वाला जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया कि सर आपने तो वही सवाल दे दिया, 25 मीटर के टावर से ऊपर फेंका और अब की बार स्पीड और दे दी, करेक्ट, और फिर से आपने पूछा कि नीचे आने का कितना टाइम लगेगा। मतलब मैं फिर से वापस से वही काम करूं, s बराबर कितना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का वैल्यू कितना डाल दूं, -25, u का वैल्यू कितना डाल दूं 10, इनटू टाइम कितना डाल दूं, निकालना है, माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, g का वैल्यू डाल देते हैं 10 इंटू कितना, टी स्क्वायर। बेटा इससे क्या निकल के आ जाएगा, एक बार में t निकल के आ जाएगा बिना इसको स्प्लिट किए। करेक्ट। अब समझ आया मैंने u का वैल्यू क्यों नहीं दिया था, क्योंकि ये पिछला वाला ही सवाल है। आप एक 25 मीटर के टावर से ऊपर फेंको या आप एक चलते बलून से एक और फेंको, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैंने u नहीं दिया था। करेक्ट बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, और आराम से समझने के बाद जब लगे कि हाँ समझ आ गया, दिमाग में घुस गया, भेजे में एकदम फिट, तब फिर आगे बढ़ना बेटा। ठीक है, चलो। हो क्या आ गया, ओहो। मैंने एक्चुअल में अभी तक कहीं भी एयर रेजिस्टेंस ले लिया। बेटा होता क्या है, कभी आप देखना कि गाड़ी चल रही है तेज और आपने अपनी गर्दन अगर बाहर निकाली तो बहुत तेज प्रेशर फील होता है पीछे की तरफ, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। करेक्ट। कुल मिला करना नहीं है ऐसा, इमेजिन करना है बस। तो कभी भी बेटा अगर आप एयर के प्रेजेंस में मूव करते हो, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, तो एयर मुझे कहां धक्का देगी, पीछे की तरफ। आप ऐसे सोचो स्विमिंग पूल में या कभी पानी में जब चलने लगते हैं आगे, राइट, तो वाटर कहां धक्का देता है, पीछे में फोर्स लगानी पड़ती है। यानी एयर या वाटर या कोई भी फ्लूइड हमें क्या करता है, रेजिस्ट करता है। और किधर लगता है, जिधर आप चलोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। करेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब एयर रेजिस्टेंस की बात करते हो तो एयर जो रेजिस्टेंस है वो किस तरफ लगता है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी। ये दिमाग में फिट कर लेना, ये आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काम आएगा। ऑपोजिट टू वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बोले अच्छी बात है सर, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट होता है मोशन द ग्रेविटी पे, वो मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं बेटा, फिर से मैंने वापस से वही काम कर दिया कि भाई एक पार्टिकल को लिया, ऊपर की ओर थ्रो किया विद सम इनिशियल स्पीड, ये ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है, लौट के वापस आ जाता है। अरे सब लौट के आते ही आते हैं, ठीक है। ये जी करेक्ट। अभी तक यही तो कहानी थी, यही हमने पहले किया था, बट अब क्या लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस। तो बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस क्या नीचे की तरफ लगेगा। जब ये नीचे आएगा, ठीक है, जब वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, तब बेटा एयर रेजिस्टेंस क्या ऊपर की तरफ लग जाएगा।
यानी इफेक्टिवली अगर देखोगे, इफेक्टिवली तो ऊपर जाते वक्त मैं बता रहा हूं अपवर्ड जर्नी में अगर देखोगे बेटा, अपवर्ड जर्नी में तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो कुछ g प्लस ए जैसा कुछ दिखाई देगा। अच्छा, एग्जैक्टली g प्लस ए नहीं बोल सकते क्योंकि a वेरिएबल होता है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है, बट अपने को बस एक रफ आइडिया चाहिए। टोटल कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, बस थियोरेटिकल आता है। तो रफ आइडिया समझ गया कि ऊपर जाते वक्त g प्लस ए है, मतलब g डैश ग्रेटर देन g है ऊपर जाते वक्त, करेक्ट। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h बाई जी। भाई g की जगह तो क्या डालूंगा? g डैश। g डैश आपका क्या है? g से ज्यादा है, तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा तो ओवरऑल टाइम जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि जो ये आपने स्मॉल t लिखा है, इसको एक्चुअल में आप क्या लिख सकते हो? टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम। और बेटा जो टाइम ऑफ एसेंट है दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या हो चुका है? ओवरऑल कम हो चुका है, मतलब लेस देन टाइम ऑफ एसेंट विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो जो फाइनल टी ए डैश आया है एयर रेजिस्टेंस के साथ, वो थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है बेटा, समझ गए। उसी तरीके से बेटा अगर टाइम ऑफ डेसेंट की बात करेंगे टी डी डैश, तो खुद देखो ये कितना आएगा? √2h बाय जी डैश। और अब की बार बेटा जी डैश का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? g माइनस ए। खुद ध्यान से देखो, g कहां लग रहा है? नीचे। a ऊपर कहां लग रहा है? a ऊपर लग रहा है। तो g नीचे a ऊपर, दोनों ऑपोजिट, तो g माइनस ए। इसीलिए बेटा अब की बार डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ओवरऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि टी डी डैश की अगर बात करोगे तो वो टी डी ज्यादा। मैं आपसे सीधे सीधे थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा, इसलिए बता दिया कि अगर एयर रेजिस्टेंस को काउंटर कर लिया, को कंसीडर कर लिया, तो फिर ऊपर जाते वक्त का जो टाइम है, ऊपर जाते वक्त का जो टाइम है वो तो आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जो नीचे आते का टाइम है वो बढ़ जाएगा। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? इसके अलावा अगर तुम h की भी बात कर लो, मैं बस बात कर रहा हूं तो बता दे रहा हूं, है ना। अगर h की बात कर लो बेटा, तो खुद सोचो h का फॉर्मूला जो लगता है, ऊपर जाते वक्त ही लगाते हैं इक्वेशन हम लोग, तो h का जो फॉर्मूला लगेगा बेटा वो लगेगा u² डिवाइडेड बाई 2g। g की जगह क्या आ जाएगा? d डैश। और ऊपर जाते वक्त g डैश क्या था? देखो जरा, ज्यादा था। g डैश अगर ज्यादा था, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो हाइट कम। इसीलिए आप कह सकते हो कि h डैश इज लेस देन h। और बेटा ये तो ऑब्वियस ही चीज है ना, आप खुद सोचो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे खींच रही है, तो दोनों पकड़ के नीचे खींचेंगे तो पहले से तो कम ही ऊपर तक जाएगा, करेक्ट। दिस इज हाउ इट हैपेंस बेटा, करेक्ट। तो अगर जब भी हम एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, है ना, तो एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में बेटा टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट और हाइट, इन तीनों के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछ सकते हैं, करेक्ट। बहुत बार मतलब पूछे जाते हैं कन्वेंशनली, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखना। विद दिस बेटा मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ग्राफ रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं और रिलेटिव मोशन को कैसे डील करना है। फिर हम जाएंगे मोशन इन प्लेन के ऊपर, फिर हम काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। तो आई टेक वन मोर लेक्चर टू कवर ग्राफ एज वेल एज मैंने क्या बोला था, रिलेटिव मोशन, करेक्ट बेटा। तो प्लीज आज के लेक्चर को आराम से अपने नोट्स बना लिए होंगे, आई होप। जो पढ़ने आए उन्होंने बना लिए होंगे, जो एंटरटेनमेंट के लिए आए उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वो ज्यादा करता नहीं, करेक्ट। मेरा काम है पढ़ाना, कंसाइज वे में कंटेंट डिलीवर करना, इससे ज्यादा बातचीत मैं ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहता, मुझे मन ही नहीं करता, समझ गए। तो जो पढ़ने आए उनको मजा आया होगा, उन्होंने ढंग से नोट्स भी बनाए होंगे, अच्छे से पॉज करके मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, एंड आई एम श्योर अब आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के लगाओ, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे मोशन द ग्रेविटी तक के। नहीं बनेंगे तो फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, तो मैं और टॉपिक्स उसमें ऐड कर दूंगा जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है, करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, करेक्ट बेटा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग सिस्टमैटिकली, अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, राइट। जहां पे लगता है किसी का हेल्प चाहिए, प्लीज टेक द हेल्प, रेफर अ प्रॉपर मटेरियल, एंड यू नो एग्जाम का जो दिन आने वाला है ना, उसका वेट मत करो। आप ये मान लो कि कल ही आपका एग्जाम है, क्योंकि आप खुद याद करो, जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या कोई भी एग्जाम लिखने लगते हो तो उससे एक दिन पहले ना जान लगा के पढ़ाई करते हैं। बेटा हर दिन वैसे ही पढ़ो। आप मान लो कल एग्जाम है, आज मैं कितना पढ़ता उतना पढ़ो। ये थॉट अगर आपने कैरी कर लिया टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन स्टॉप यू, यू नो, फ्रॉम क्रॉसिंग द बाउंड्री, right? So with this I complete my lecture. Thank you so much for attending this lecture, right? And if you feel it was good, please you can put a like, और जो कुछ भी फलाना ढिमका होता रहता है ना सोशल मीडिया पे, कर देना भाई तुम्हारा मन करे तो, ठीक है। बाकी टेक केयर, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम B2 लर्निंग। विल गेट बैक सून, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास विद मोशेना, आगे का पार्ट यू ऑलरेडी नो। बाय बाय बेटा, थैंक यू।